और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, भक्त अपने भगवान को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अब देखिए ना, एक भक्त की जब मनोकामना पूरी हो गई तो उसने दगड़ू सेठ का ऐसा श्रृंगार किया कि मंदिर की रौनक कई गुना तक बढ़ गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि पुणे के दगड़ू सेठ गणपति की ख्याति पूरी दुनिया में है। दगड़ू सेठ गणपति के बारे में मान्यता है कि वे न सिर्फ अपने भक्तों का विघ्न हरते हैं बल्कि उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। पुणे के विश्व प्रसिद्ध दगड़ू सेठ गणपति मंदिर का ऐसा दिव्य श्रृंगार इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। ऐसा लग रहा है पूरा दगड़ू सेठ मंदिर सूरजमुखी का अलौकिक बगीचा बन चुका है। बप्पा ने अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी की तो भक्त ने सूरजमुखी के 21,000 दिव्य फूलों से मंदिर का अद्भुत श्रृंगार करवा दिया। 21,000 सूरजमुखी के फूलों से सुसज्जित दगड़ू सेठ का दरबार श्रद्धालुओं के मन को भक्ति के रंग से सराबोर कर रहा है। आज मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। तो मंदिर का वर्धापन दिन चल रहा है। मंदिर का जो वर्धापन दिन है उसकी वजह से मंदिर में गुड़ी पाड़वा से हमारा रोज नया फेस्टिवल रहता है, संगीत महोत्सव हमारा चालू रहता है। तो उसी में सम्मिलित होने के लिए अनेकों भक्त पुणे शहर के सभी भक्त सम्मिलित होना चाहते हैं। ये गणेश जी के भक्त हैं, उन्होंने ये सब पुष्प अर्पण किए गणेश जी को कि अलग अलग प्रकार से हम गणेश जी की सेवा रोज करते हैं। तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये पुष्प अर्पण किए। सूरजमुखी के फूलों से घिरी बप्पा की मंगल मूर्ति आज धरती पर ही बैकुंठ की छटा बिखेर रही है। यही वजह है कि भारी तादाद में बप्पा के भक्त यहाँ आ रहे हैं और बप्पा का गुणगान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 130 साल से दगड़ू सेठ गणपति भक्तों के मन का संबल बने हुए हैं। मान्यता है कि बप्पा के दरबार में आकर सच्चे मन से कोई भी मनोकामना की जाए तो बप्पा उसे अवश्य पूरी करते हैं। यही वजह है कि विघ्नहर्ता के दरबार में देश और दुनिया के श्रद्धालु पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागालैंड में इन दिनों आउलिंग उत्सव को लेकर नागा जनजाति में अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोन्याक जनजाति के लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर नाचते गाते और त्योहार का मजा लेते हैं। जी हाँ, कोन्याक नागा जनजाति अपनी परंपरा संस्कृति को लेकर काफी सजग है, इसीलिए वो अपनी कला को सहेजने के लिए वक्त वक्त पर अपने पारंपरिक त्योहारों का आयोजन करते आए हैं ताकि युवा वर्ग भी अपनी संस्कृति को अच्छे से जान सके, पहचान सके। थिरकते कदम, त्योहार का उत्साह और सजे धजे लोग, ये अनोखा नजारा नागालैंड के ऐतिहासिक शहर किसामा का है। यहाँ पर आउलिंग त्योहार के मौके पर खास आयोजन किया गया है। नागा जनजाति के कोन्याक समुदाय के लोगों ने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। नागालैंड के किसामा गांव को हेरिटेज विलेज घोषित किया जा चुका है। इसी गांव में अप्रैल के पहले हफ्ते में कोन्याक नागा जनजाति अपना त्योहार आउलिंग बड़े ही धूमधाम से मनाती है। ये त्योहार कोन्याक समुदाय के लिए रंगों और समृद्ध परंपरा का गवाह है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। This is truly one of the best celebrated festivals among the tribes of Nagaland, and the Konyaks have been very fervent to celebrate Auling all over the state. इस त्योहार की उमंग एक हफ्ते तक चलती है और सामान्यतः 1 अप्रैल से शुरू होकर 6 अप्रैल तक ये त्योहार मनाया जाता है। पहले दिन पुरुष और महिलाओं का समूह जंगल में जाता है और जानवरों को पकड़ कर लाता है और महिलाएं केले के पत्ते और सब्जियां इकट्ठा करती हैं।
दूसरे दिन उन पशुओं का शिकार कर मेहमानों को बुलाकर जश्न मनाया जाता है। तीसरे और चौथे दिन लोकगीत और नृत्य का आयोजन होता है। पांचवें दिन एक और भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें मृत रिश्तेदारों को याद किया जाता है। जबकि छठे दिन लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और त्योहार समाप्त हो जाता है। जबकि सातवें दिन त्योहार को लेकर की गई सजावट को हटा दिया जाता है। नागालैंड की कोन्याक नागा जनजाति अपने पारंपरिक त्योहार और अपनी विरासत को बचाने के लिए खास तौर पर ऐसे त्योहार का आयोजन करती है, ताकि आने वाले वक्त में उनके समुदाय के युवा अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रह सके। The identity of the people depends on the culture, the custom and the tradition. That is why we cannot ignore the identity. So by celebrating this Aoling festival, it helps us to come together, to know each other, and even the youngsters, they come to know what our tradition is. भारी ठंड के बाद बसंत ऋतु का स्वागत आओलिंग उत्सव के साथ किया जाता है और नई फसल को रोपने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, ताकि फसल भी अच्छी हो और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवताओं का वास है। यहाँ के जोशी मठ में चैत्र नवरात्र में मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह की परंपरा है और नवरात्र के बाद चतुर्थ तिथि को मां गौरी की विदाई होती है। जागरण के माध्यम से उनके भाई घंटाकरण उन्हें कैलाश के लिए विदा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 6 महीने के बाद मां पार्वती को बुलाने के लिए कलेवा भेजा जाएगा। इस पूरे आयोजन के दौरान लोगों की आस्था देखते ही बनती है। लोग रात भर जागरण करके भगवान की स्तुति करते हैं, भजन और गायन करते हैं। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, क्योंकि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में यात्रा को आरामदायक सुगम बनाने के लिए सरकार प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। पावन पवित्र चारधाम की यात्रा की तारीख अब नजदीक आ रही है, लिहाजा चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ सड़कों को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। चारधाम के एंट्री पॉइंट हरिद्वार में हाईवे को साफ सुथरा और दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। एक तरफ चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ केदार घाटी समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए प्रशासन चारधाम यात्रा को सुगम और बेहतर बनाने के लिए जुटा है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ने वाला है। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार और प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। लोगों की अप्रैल के 3rd वीक से और 4th वीक लगते लगते चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और चारधाम यात्रा में आपको पता है कि कितना यात्रियों का आगमन होता है और ट्रैफिक का कितना प्रेशर होता है, क्योंकि हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर NHAI का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफी लंबे समय से। तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव मॉर्थ भारत सरकार सभी की एक ज्वाइंट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के बाद पिछले साल बड़ी तादाद में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। ऐसे में इस बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मुंबई की, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। शहर का अपना ही रंग है। उस पर से ये गुड न्यूज है कि यहाँ पर सफर करना अभी भी सबसे सस्ता है। वो कहते हैं ना कि मुंबई मेरी जान। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि मुंबई में दुनिया का सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन और बेस्ट बसों की सुविधा भी आम लोगों के लिए खास उपहार बन गई है। माया नगरी मुंबई
वो शहर जो कभी सोता नहीं है, ऐसा शहर जहां सितारों का मजमा जुटता है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे महंगा और आलीशान घर है तो सबसे बड़ा स्लम भी है। वो शहर जहां लोकल ट्रेनों का जाल भी है और बेस्ट बसों की रफ्तार भी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सफर करना अब दुनिया में सबसे सस्ता हो चुका है। मुंबई में यात्रा करना काफी किफायती माना जाता है। लोकल ट्रेन और बेस्ट बसेस, इन दोनों में लोग किफायती तौर पर यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में अब एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में मुंबई जो सिटी है उसको सबसे ज्यादा किफायती शहर माना गया है ट्रैवलिंग के, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके हिसाब से। मुंबई में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी लाइफलाइन से कम नहीं है और एक स्टडी के मुताबिक मुंबई की ये लाइफलाइन सबसे किफायती है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि मुंबई में दुनिया का सबसे किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वैश्विक टिकटिंग डिस्काउंट फर्म पिकोटी ने इस रिसर्च को अंजाम दिया है, जिसमें दुनिया के 45 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर रिसर्च की गई है। इस अध्ययन में सिंगल टिकट की कीमतों के साथ मासिक पास पर भी ध्यान दिया गया है। मासिक पास के मामले में मुंबई बाकी शहरों से थोड़ा महंगा है, जबकि इस लिस्ट में नागपुर सबसे सस्ता शहर माना गया है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इज वेरी इजी एंड सस्ता भी है एंड काफी क्विक भी है। यस, कम्यूट फ्रेंडली है, सब जगह कनेक्टेड है, सो इट्स वेरी गुड। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और मुंबई से आते हैं, चेन्नई से लोग हैं, बैंगलोर से लोग, इतने सारे टूरिस्ट भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। एवरी डे आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरी डे बस से कम्यूट होता है मेरा एंड इट इज वेरी एक्सेसिबल, वेरी इजी एंड देयर आर वेरियस ऐप एज वेल। अगर ट्रेन से भी ट्रैवल कर रही हूँ तो एम इंडिकेटर, चलो ऐप, ये सब है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट टू गो अराउंड द सिटी। हालांकि दुनिया में कई ऐसे शहर भी हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। इनमें लग्जमबर्ग, तेलिन और माल्टा की राजधानी वालेटा जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन वो शहर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है, वहां माया नगरी मुंबई सबसे किफायती है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिनकी उम्र 95 साल है, लेकिन जज्बा युवाओं जैसा है। उन्होंने अपने जोश और फिटनेस से दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि भगवानी नाम वाली दादी ने पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 में एक नहीं बल्कि तीन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर कमाल कर दिया है। यह है 95 साल की दादी अम्मा भगवानी देवी डागर, जिन्होंने एथलेटिक्स में शानदार मुकाम हासिल किया है। भगवानी देवी ने पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 में एक नहीं बल्कि तीन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर कमाल कर दिखाया है। इनके बाल सफेद हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन इनके दिल में कुछ कर दिखाने का ऐसा जोश बरकरार है जो युवाओं को भी मात देता है। ये सोचो मैं जीऊंगी इतना खेलूंगी और दौड़ करूंगी, दूसरे देश में जाऊंगी, मेडल जीत कर लाऊंगी, अपने देश को रोशन करूंगी। भगवानी देवी ने इस बार डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और 60 मीटर रनिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। पदक जीतकर स्वदेश लौटने पर भगवानी देवी डागर का दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। उत्साह और जोश से भरपूर दादी के मन में खेलकूद में भाग लेने का इरादा कैसे आया, ये भी जानना दिलचस्प है। फुट पहले दिन शाम को गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैंने वैसे ही, क्योंकि मैं पहले मास्टर्स गेम में एक बार गया था, तो वहां पे जब मैंने एथलीट्स को देखा तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और दादी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें जहां तक मेरे को लगा कि हाँ दादी कैन सक्सीड। तो उस दिन जब वो शॉर्ट पुट मैंने इनको दिया रात को 8 बजे, तो रात को तो इनको मतलब ज्यादा चिड़चिड़ापन सा था क्योंकि सो रही थी ये। सुबह 5 बजे उठ के ये मेरे पास जब आई, खुद ही उठ के, मैं सो रहा था कि भाई मेरे को वो गोला दिखा कहाँ है। तो जब वो मैंने गोला दिया इनको और वो 4-5 बार इन्होंने थ्रो किया, तो तब थ्रो में मैंने मेजरमेंट किया तो वो नेशनल रिकॉर्ड था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ वी कैन टेक पार्ट इन दैट।
सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि पिछले साल भी भगवानी दादी ने फिनलैंड में हुए मास्टर्स गेम में खास कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा सिर में चोट के बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और सफल रहीं। ये अभी नेशनल था 13 से 19 फरवरी कोलकाता में। उससे 6 दिन पहले 6 तारीख को इनको सर में सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, 5 स्टिचेस आए थे, तो स्टिचेस कटे नहीं थे, तो इसलिए बीच में हमें नेशनल का मैंने पोस्टपोन करने की भी सोची, लेकिन इन्होंने कहा नहीं खेलने चलेंगे, घर पे बैठी बैठी बोर हो गई मैं। तो जब लेके गए तो इन्होंने 100 मीटर दौड़, शॉटपुट और डिस्कस उन 5 स्टिचेस में ही किए थे। और जब हम 3 गोल्ड मेडल जीत के वापस दिल्ली आए थे उसके बाद इनके स्टिचेस कटे थे। भगवानी देवी के पोते विकास का कहना है कि इससे पहले जब वो मेडल जीतकर लाते थे तो दादी उन्हें काफी देर तक निहारती रहती थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं दादी के मन में खेलकूद की चाहत है। इसके बाद पोते ने दादी का साथ दिया और दादी अब उस मुकाम तक पहुंच गई हैं, जहां इन्होंने न केवल देश का नाम रोशन किया है बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। नितिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे बुजुर्ग की जिसकी दिलेरी की तारीफ चारों ओर हो रही है। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टाल दिया। दरअसल एक दिन रेलगाड़ी ट्रैक पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था, जिससे चंद्रावती को ये महसूस हुआ, ये लगा कि अगर इस ट्रैक पर कोई रेलगाड़ी आती है तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे बड़ा हादसा टल गया। उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस महिला की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। 70 साल की चंद्रावती मंगलुरु में मंदारा इलाके के पास रहती हैं। इन्होंने लाल कपड़ा दिखाकर इधर से गुजर रही एक ट्रेन को रुकवाया और हादसे से बचा लिया। दरअसल मंगलुरु में पाडियल योकट्टे रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ पटरियों पर गिर गया था। चंद्रावती ने पेड़ को पटरी पर गिरते देखा तो उन्हें खतरे का अंदेशा हुआ और लगा कि इसके चलते बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद उन्होंने एक भी पल गवाए बगैर तत्काल रेल पटरी के पास खड़े होकर लाल कपड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वहां से गुजर रही मंगलुरु से मुंबई जा रही रेलगाड़ी के लोको पायलट ने ब्रेक लगाया और रेलगाड़ी उस जगह से ठीक पहले रोक दी जहां पेड़ गिरा हुआ था। इसके बाद रेल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। रेलवे पुलिस ने खतरे को भांपकर तुरंत कदम उठाने के लिए चंद्रावती की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। चंद्रावती की सूझबूझ समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने आसपास के माहौल और हालात के प्रति जागरूक रहने और समय पर उचित कदम उठाने का संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं ना, साहसी लोगों के साथ भगवान खड़े होते हैं। ऐसा ही हुआ दिल्ली में। एक पुलिस वाले ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक बदमाश पर काबू भी पा लिया। और ये तब हुआ जब पुलिस वाला बदमाश की बंदूक के निशाने पर था। पुलिस वाले की दिलेरी पर न केवल उसकी तारीफ हो रही है बल्कि उसे सम्मानित भी किया गया। इन धुंधली सी दिख रही सीसीटीवी की तस्वीरों में 2 चीजें एकदम साफ है। पहला, बंदूक के साथ दिन दहाड़े एक शख्स की हिमाकत। दूसरा, खाकी पहने एक जाबाज पुलिस वाले की हिम्मत। यही इस पूरी कहानी का मजमून है, जिसके विस्तार में एक बदमाश का कानून के शिकंजे में फंसना और घुटने टेक देना है। तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के निठोली इलाके की है, जहां एक बदमाश को पकड़ने गए पुलिस कांस्टेबल को ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी उसे कोई उम्मीद तक नहीं थी। असल में वो बदमाश को पकड़ने अकेला और निहत्था पहुंच गया, लेकिन बदमाश मानो इसके लिए तैयार नहीं था। सीसीटीवी की इन फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक सड़क का हिस्सा दिख रहा है जो सुनसान सा दिखता है। थोड़ी देर के बाद एक शख्स सफेद शर्ट में सामने से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। इसके ठीक पीछे एक खाकी वर्दी पहने पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तीसरा शख्स भी इन दोनों के पीछे आता हुआ दिखाई देता है। तीनों कैमरे की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सड़क पर सामान्य ट्रैफिक दिखाई देने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सफेद शर्ट पहने शख्स वापस आता है। इस बार उसके हाथ में कुछ बंदूक जैसी चीज नजर आती है, जिसे वो एक बाइक वाले को रोककर उसके सिर पर लगाने की
कोशिश करता दिखाई देता है। इस बीच एक बार फिर पुलिस वाला कैमरे में दिखाई देने लगता है। सड़क के किनारे बनी दुकान की तरफ से वो बदमाश की तरफ बढ़ता है। पुलिस वाले के हाथ में ईंट होती है। बदमाश अचानक पुलिस वाले की तरफ घूमता है। पुलिस वाला बिना वक्त गवाए ईंट बदमाश पर फेंक देता है। मौका पाकर बाइक वाला निकल जाता है। इसके बाद बदमाश पुलिस वाले पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला हिम्मत दिखाते हुए बदमाश की तरफ लपकता है और अगले ही पल काबू कर लेता है। पुलिस वाले के बदमाश को पकड़ते ही आसपास के लोगों का हौसला भी बढ़ जाता है और वो पुलिस वाले के साथ बदमाश को पकड़ते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। चंद मिनटों में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश का पैंतरा अब उस पर भारी पड़ चुका होता है। इस बदमाश का एक साथी पहले ही पकड़ा जा चुका है। दोनों की पहचान ध्यान सिंह और नवनीत के तौर पर हुई है, जहां इन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है, आपको बता दें कि घाटी की फिजा तेजी से बदल रही है। बारूद की दम घोटू हवा की जगह अब विकास की बयार वहां पर बह रही है। कभी अलगाववाद और आतंकवाद का केंद्र रहा जम्मू कश्मीर का लाल चौक अब नए स्वरूप में नजर आएगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाल चौक इलाके की शक्लो सूरत बदल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 3 दशक तक अलगाववाद, आतंकवाद, आंदोलन और कश्मीर की सियासत का केंद्र रहा श्रीनगर का लाल चौक अब विकास और सौंदर्य का मुख्य आकर्षण बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाल चौक इलाके का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 20 करोड़ रुपए की लागत से लाल चौक की शक्ल सूरत बदल रहा है। इसके तहत सड़कों का सौंदर्यीकरण, पेडिस्ट्रियल का निर्माण, वृक्षारोपण और पार्कों के रेनोवेशन जैसे काम किए जा रहे हैं। सभी कामों पे जो है सभी जगहों पे काम जोरों से चल रहा है। लगभग हमारे 80 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग है। हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको इनफैक्ट 2 तरह से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल एंड और अर्ली नेक्स्ट मंथ हम लोग उनको कंप्लीट कर सकें। लाल चौक के जीर्णोद्धार प्लान के तहत मशहूर घंटा घर के रेनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। 44 साल से श्रीनगर की पहचान रहे घंटा घर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। यही वजह है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। फ्रंट साइड का रेनोवेशन किया जा रहा है। इसकी छत को दोबारा से बनाया जा रहा है। घड़ी वाले स्पेस को बड़ा किया जा रहा है ताकि डिजिटल डिस्प्ले वाली मल्टीपर्पज घड़ी लगाई जा सके। वो काफी डाइलिपिटेटेड कंडीशन में था। इनफैक्ट बीच में भी कुछ जो है कई बार उसमें गिरने के भी जो है आसार थे। सो उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरी करा के दैट्स बीइंग नाउ रेनोवेटेड। सो इट इज नॉट बीइंग, उसका जो छत है छत इज बीइंग रीडन। प्लस इसमें जो घड़ियां जहां पे जो इम्पोर्टेंट रहती हैं उसके लगाने की प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर जगह नहीं थी। दैट इज अगेन बीइंग प्रॉपरली डन। ये वही लाल चौक इलाका है जहां दहशतगर्दी के दौर में तिरंगा फहराना बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्थानीय लोग भी अब विकास की मुख्य धारा में शामिल होने को खुद की खुशनसीबी मान रहे हैं। मैं इसको पॉजिटिव चीज की तरफ से देखता हूँ, क्योंकि हमारी सिटी में अभी क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर रिनोवेशन चल रही है। ये अच्छी चीज है क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर। तो ये एक हिस्टोरिक क्लॉक टावर है, तो ये रिनोवेशन होना चाहिए, मेरा मानना ये है। कहने की जरूरत नहीं कि घाटी के हालात तेजी से बदल रहे हैं। बदले माहौल और विकास की बयार ने उन युवाओं को भी आंखें खोल दी हैं जो 370 वाले दौर में अलगाववादियों और आतंकवादियों के बहकावे में आसानी से आ जाते थे, लेकिन अब उन्हें ये एहसास हो चला है कि पत्थरबाजी से उन्हीं का भविष्य खराब हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको दिखाते हैं पंछियों के प्रति प्रेम का अनूठा सा नमूना। एक ऐसे घर की सैर करवाते हैं जहां एक परिवार के साथ सैकड़ों पंछियों का बसेरा है। शगुफ्ता का भी कभी मन करता है उनका भी ऐसा कोई बसेरा हो। चंद्रपुर में एक शख्स ने अपने घर में इतने घोंसले लगा लिए कि वहां परिवार के लोगों से ज्यादा पंछी रहते हैं और यहां पर परिंदों के लिए एक खास इंतजाम भी किया गया है। क्या है देखिए जरा। दूर से देखें तो अजूबा लगेगा और पास जाकर देखें तो अनोखा लगेगा। ये तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वरोरा इलाके के यशोदा नगर में मौजूद एक ऐसी इमारत की है जिसमें हर तरफ घोंसले ही घोंसले नजर आते हैं। इस घर में पूरे दिन पंछियों की चहचहाहट सुनाई देती है और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 250 घोंसले जो लगे हैं। घर के बरामदे में लटके घोंसले देखकर आपको कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो चकित हो जाएंगे। दरअसल इस मकान के मालिक शिवशंकर यादव ने खुद ये घोंसले लगाए हैं ताकि पंछी यहाँ आएं और रहें। ऐसा कि गौरैया है, चिमनी है तो हम हैं और ये हमेशा आदमी के साथ रहे, आदमी के साथ में नहीं रहे तो आदमी नहीं रहेंगे, इसलिए हमने एक मुहिम चलाए हैं। ये टावर मोबाइल वगैरह की वजह से ये चिड़िया वगैरह के लिए लोग घर जो उसके रहने की जगह है, कच्चा घर ये वो तो नहीं कर रहे, तो हम अपने जितना मेरे सुहरा में उनकी सेवा करता हूँ। इस घर में लगे घोंसले में अब सैकड़ों पंछी रहते हैं। शिवशंकर यादव का परिवार चिड़ियों के लिए दाना पानी का भी इंतजाम करता है। हर दिन आमतौर पर 2 से 3 किलो चावल इन पंछियों के खाने के लिए रखा जाता है। बरसात में 12 किलो तक चावल रोजाना इस काम में खर्च होता है। साथ ही ब्रेड का चूरा भी पंछियों के लिए रखा जाता है। मकसद यही है कि पंछियों को खाने और रहने में कोई दिक्कत ना हो और इंसान के साथ ही इनकी भी बसावट बनी रहे। इनके चावल के लिए जगह जगह पानी पीने के लिए सारी व्यवस्था, इनके दवा खाने तक इनका काम मैं करता हूँ। अगर कोई बीमार हो गई या कोई पक्षी अगर से हम लोग गई पुरानी फुहारने की वजह से अगर वो कहीं मर भी गई, अगर नहीं आ रही तो उसके बच्चों को जिलाने की हम कोशिश करते हैं। शिवशंकर यादव सुबह 5 बजे से पंछियों की सेवा में जुट जाते हैं और पूरा परिवार इस काम में इनका साथ देता है। ये लोग निस्वार्थ भाव से पंछियों की देखभाल का काम करते हैं। इनका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में चिड़ियों को बचाने की इनकी ये मुहिम और रंग लाए और समाज के दूसरे लोग भी इस पहल से जुड़ें। विकास राजू रकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे।